Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर का जो मुद्दा है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब आप लोग जानते होंगे कि 1 सितंबर को आखिरी डेट पहले बोला गया था, बट बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि उसके बाद भी अगर किसी को अपना नाम ऐड या डिलीट करवाना है या कुछ इश्यूज हैं तो वो बाद में भी इश्यूज उस तरह के सुने जा सकते हैं। पर एक मुद्दा यहाँ पे उठ रहा था कि सबके पास तो कागज़ नहीं है, राइट? तो एक दलील जो दी जा रही थी वो ये थी कि आप आधार को भी उस लिस्ट में शामिल कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप आधार को उसमें इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे। तो एक दलील यहाँ पे ये आ रही थी कि आधार तो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। बात तो सही है, पर अगर हम बात करें ना कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उनमें केवल और केवल पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट ही ऐसी चीजें हैं जो कि सिटीजनशिप का प्रूफ है। इसके अलावा जो बाकी के 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया या फिर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फैमिली रजिस्टर हो गया, लैंड अगर आपको अलॉट हुई है या घर आपको कोई अलॉट हुआ है, राइट? इसके अलावा कोई आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर आपको इशू हुआ है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, ये सारी चीज़ें भी सिटीजनशिप का प्रमाण तो है नहीं। सिर्फ सिटीजनशिप का प्रमाण तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही है। तो बाकी जब आपने 9 डॉक्यूमेंट्स ऐसे इंक्लूड कर रखे हैं जो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो फिर आधार को ऐड ऑन करने में क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप आधार को भी एज आईडी यहाँ पे इंक्लूड करें। तो अब 11 नहीं, अब 11 के साथ साथ आपका आधार भी इंक्लूड हो चुका है आईडी के तौर के ऊपर, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि उन्होंने कई बार ये बात बोली भी है पहले, पर तब भी लोकल लेवल के ऊपर या गांव के लेवल के ऊपर जो आपके बीएलओज हैं वो यहाँ पे इसको रिफ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हम आज बोल रहे हैं कि आधार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई भी आधार अब यहाँ पे मना नहीं करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आधार आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ये सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। ये एग्जाम के लिए आपको पॉइंटर ध्यान में रखना है। दोस्तों, डेट है आज की 9 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो टीचर्स डे के हमारी टीम की तरफ से ऑफर दिए गए थे, आज उनका आखिरी दिन है। तो इस मौके के ऊपर हमारी टीम सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर अप टू 70% ऑफ आपको दे रही है। तो डेफिनेटली आज आखिरी दिन है, तो आप इस मौके को जाने मत दीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे मैंने लिंक जो हैं वो दिए हुए हैं, तो जाइए एंड इन कोर्सेज के अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको आज के सेशन की पीडीएफ चाहिए या और कोई पुरानी पीडीएफ आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो ब्लड मून के बारे में डिस्कस करना है। देखो, आप लोगों ने लूनर एक्लिप्स के बारे में सुना होगा। मैं थोड़ा सा आपको ना इमेजेस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल में लूनर एक्लिप्स जब हम बात करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जब आपके सन, अर्थ और मून एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं और आपकी जो धरती है, आपकी जो अर्थ है, वो ब्लॉक करती है सनलाइट को फ्रॉम रीचिंग द मून। क्योंकि अर्थ बीच में आ चुका है ना, तो सनलाइट अब मून तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाती। उस केस में हम उसको लूनर एक्लिप्स का दर्जा यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है। अब लूनर इक्लिप्स भी दो तरह के हो सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ना ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये है डार्केस्ट शेडो। यहाँ पर धरती की बहुत ही डार्क शेडो मून के ऊपर यहाँ पे जा रही है। जब भी आपका मून इस डार्केस्ट शेडो के अंदर होता है ना, तब हम उस फिनोमेना को उम्ब्रा बोल देते हैं, या फिर आप इसको एक तरह से दिस इज काइंड ऑफ अ टोटल एक्लिप्स भी आप इसको यहाँ पे कह सकते हो। पर अगर पार्शियल या फिर आप कह लो कि थोड़ा सा डिम होता है, जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पार्शियल डिमिंग होगी, पूरी तरह से डिम नहीं होगा, तो इस केस में आउटर शेडो या फिर हम इसको पेनम्ब्रा के नाम से भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के पार्ट्स के अंदर हमें यहाँ पर ये केस देखने को मिला जब टोटल लूनर इक्लिप्स की वजह से मून जो है वो रेड हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको देखने को मिलती है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि देखो, सोलर एक्लिप्स को तो आप आंखों से नहीं देख सकते, मतलब देख सकते हो पर उससे आंखों पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। बट लूनर एक्लिप्स को आंखों से देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अपने नेक्ड आई से यहाँ पे इसको आप गो थ्रू कर सकते हो।
ठीक है, कुछ और चीजें भी हमें यहाँ पे समझनी है कि आखिर इसको हम लोग ब्लड मून यहाँ पे क्यों कहते हैं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा है इसका रेलिंग स्कैटरिंग के साथ क्या इंपैक्ट है, वो भी हमें यहाँ पे समझना होगा। देखो, ब्लड मून जो होता है ना, वो टोटल लूनर एक्लिप्स के समय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब टोटल लूनर एक्लिप्स होगा तो मून आपका डिसअपियर नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपका मून रेडिश या ऑरेंज कलर का आपको देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग ब्लड मून के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, आप लोगों ने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक फिनोमेना पढ़ा होगा, रेलिक स्कैटरिंग का। दरअसल में जब हम बात करते हैं ना रेलिक स्कैटरिंग की, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो लाइट है ना, वो स्कैटर होती है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स। अब ये जो लाइट हुई, इससे कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे रेलिक स्कैटरिंग से क्या होता है, आपकी जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है, जैसे आपका ब्लू हो गया या आपका लेट्स से वॉयलेट हो गया, इनको ज्यादा इंपैक्ट करती है। जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, जैसे आपका रेड या ऑरेंज, उन सबको थोड़ा कम इंपैक्ट करती है। ठीक है, अब देखना, ये तो रेलिक स्कैटरिंग हमें समझ आया। जब लूनर एक्लिप्स होगा तो क्या होगा, तब भी आपकी सनलाइट कहाँ से पास करेगी, अभी मैंने पिक्चर दिखाई ना पीछे, ये सनलाइट पास करेगी आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अब ब्लू लाइट जो होगी, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होगी, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ठीक है, और इसीलिए हमें ब्लू जो है वो स्काई, मतलब स्काई जो है वो ब्लू कलर की भी आपको देखने को मिल जाएगी। पर ऑन द अदर हैंड जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली थी, जैसे रेड और ऑरेंज हो गया, ये क्या होंगी, ये बेंड हो जाएंगी। बेंड होके कहाँ पहुंचेंगी सर, बेंड होके ये मून पे पहुंचेंगी। और जब मून के ऊपर ये लाल कलर की लाइट गिरेगी तो उससे क्या होगा, मून का एक रेडिश कलर का रंग आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग ब्लड मून का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। आई होप आपको ये ब्लड मून और रेलिक स्कैटरिंग का जो रिश्ता था, ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, ये जो आपका ब्लड मून है ना, इसका एनवायरनमेंट के साथ भी रिश्ता है। व्हाट इज दैट, देखो, जितना ज्यादा लाल रंग होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा आप मान के चल सकते हो कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स और वॉल्केनिक ऐश उतनी ही ज्यादा होगी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब जब आपको देखने को मिलेगा कि मून का रंग लाल लाल और लाल होता जा रहा है, आप समझ जाना कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक ऐश आपको देखने को मिल जाती है। तो इनफैक्ट ना, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे देखते भी रहते हैं कि कैसे कैसे समय के साथ ये चेंजेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं वॉल्केनिक eruptions को एटमॉस्फेरिक चेंजेस के साथ भी हमने यहाँ पे रिलेट किया हुआ है। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा हॉकी एशिया कप 2025 के रिगार्डिंग है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आज के सेशन में मैंने एक हॉकी का एंड दूसरा एक टेनिस का इवेंट मैंने डाला है, तो विल डिस्कस दैट आल्सो। तो एक्चुअली अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है मेंस हॉकी एशिया कप फाइनल के अंदर। और ये हॉकी एशिया कप जो फाइनल था वो और कहीं नहीं बल्कि हमारे बिहार राजगीर के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिला। ये 12वां एडिशन था इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का। पिछला वाला जो एडिशन था वो 2022 में था दोस्तों। होना दरअसल में वो 2021 में था, पर कोविड की वजह से उसको एक साल बाद 2022 में किया गया। तो रफली आप ऐसा कह सकते हो कि 2021 के बाद अब 4 साल बाद होता है, ठीक है ना। तो 4 साल बाद ये आपका हॉकी का एशिया कप आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस बार 12वें एडिशन के अंदर भारत ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइटल को जीत लिया है। पिछली बार साउथ कोरिया जीता था इसको, एंड इस बार भारत ने उनको हरा दिया है फाइनल के अंदर, राइट। अब इसमें टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, कोरिया, चाइना, मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। अब आपके दिमाग में आएगा सर पाकिस्तान नहीं थी क्या। देखो, एक्चुअली पाकिस्तान थी, पर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से विड्रॉ कर लिया, फिर उसकी जगह पे बांग्लादेश खेला। उसी तरह से ओमान भी एक देश था इन 8 के अंदर, पर उन्होंने फाइनेंशियल रीजन की वजह से वो नहीं खेले, तो उसकी जगह के ऊपर, सॉरी, आपका कजाकिस्तान, ठीक है, उसकी जगह के ऊपर कजाकिस्तान को यहाँ पे रिप्लेस कर लिया गया। ठीक है, तो भारत पूरे टूर्नामेंट के अंदर अनबीटन रहा, हमने कोई भी मैच यहाँ पे नहीं हारा। एंड लास्टली अगर हम बात करें, क्योंकि भारत ने ये हॉकी का एशिया कप यहाँ पे जीत लिया है, इसलिए हम जो 2026 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा ना, उसके लिए हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये जो वर्ल्ड कप होगा अगले साल, ये 2 देशों के अंदर होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड। मतलब कुछ मैचेस बेल्जियम में, कुछ मैचेस नीदरलैंड के अंदर होंगे। दरअसल में ना, ये जो पूरा का पूरा काम देखता है ना, ये FIH होता है। जैसे आपने ICC सुना होगा क्रिकेट के लिए, या फीफा सुना होगा वर्ल्ड कप के फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में, हॉकी के कॉन्टेक्स्ट में होता है FIH। इसका मीनिंग क्या होता है,
इसको देखो एक्चुअली ना फ्रेंच के अंदर फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी या फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंग्लिश के अंदर आप यहाँ पे कह सकते हो। इसके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड के अंदर लुजान के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही सारा का सारा पूरा गवर्निंग बॉडी है, जैसे आईसीसी क्रिकेट के लिए है उसी तरह से एफआईएच आपको यहाँ पे हॉकी के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी हॉकी एशिया कप 2025 के रिगार्डिंग। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है श्री नारायण गुरु जी के रिगार्डिंग। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने इनके विजन को यहाँ पे भी रिसेंटली रिकॉल किया, दैट इज वाई थोड़ा न्यूज के अंदर है, तो थोड़ा इनके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल में श्री नारायण गुरु जी का जो जन्म था वो 1856 के अंदर हुआ था केरला के अंदर। ठीक है, त्रिवेंद्रम के पास में एक एक जगह है, ठीक है, चेम्पजंथी, ठीक है, वहां पर इनका यहाँ पे जन्म हमें देखने को मिलता है। एंड केरला से बहुत इंपॉर्टेंट ये फिलोसफर आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटी उम्र से ही इन्होंने जो भी अलग अलग तरह के सुपरस्टिशंस थे, सोशल टैबूज थे, उनको यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। कई बार चीज़ें होती हैं ना कि हम लोग बस रीति रिवाज चले आ रहे हैं, पर रीति रिवाजों का कोई मतलब नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर महिलाओं को बुरे तरह से ट्रीट किया जाता है, उन सब चीज़ों को इन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। एंड इस तरह से इन्होंने रिफॉर्म्स लाने की यहाँ पे कोशिश करी। इनका एक गाइडिंग प्रिंसिपल था, दैट इज वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमैनिटी। बेसिकली इक्वालिटी का इन्होंने यहाँ पे मैसेज दिया। इनफैक्ट ना अगर हम बात करें, पहले ऐसा माना जाता था कि जो आपके टेम्पल रिचुअल्स हैं उनके ऊपर केवल और केवल ब्राह्मण्स का ही अधिकार होगा। पर 1888 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे स्थापना करी एक शिवलिंगम की। कहाँ पे? अरुविपुरम के अंदर। तो अब जब इन्होंने किया तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो ब्राह्मण की जो एक तरह से मोनोपली थी, या कह लो कि सिर्फ उनका ही अधिकार माना गया था आपके टेम्पल रिचुअल्स के ऊपर, उनको यहाँ पे इन्होंने तोड़ दिया। साथ में साथ 1903 के अंदर डॉक्टर पी पालपू जी के साथ मिलकर इन्होंने एसएनडीपी की यहाँ पे स्थापना करी, श्री नारायण धर्म परिपालना, जिसके माध्यम से एजुकेशन को प्रमोट किया गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करी गई। मोस्टली इनका जो काम था ना, ज्यादातर इनको केरला के अंदर ही था। ठीक है, तो 1904 के अंदर इन्होंने वर्कलाई के पास में शिवगरी मठ यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे रिफॉर्म्स वगैरह का जो आइडियाज थे वो वहां से प्रोपोगेट होना स्टार्ट हुए। साथ में ही अगर हम बात करें केरला के अंदर अलुवा में इन्होंने एक आश्रम भी यहाँ पे फाउंड किया। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के जो कॉन्फ्रेंसेस आपको देखने को मिलती थी। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी पोइम्स भी, हिम्स भी, फिलोसफिकल राइटिंग्स वगैरह भी इन्होंने मलयालम में भी और संस्कृत के अंदर कंपोज करी। जैसे एक फेमस है देव जस्कम, ठीक है ना। एंड साथ में ही जो वेदांता की फिलॉसफी है, वेदांत की, एंड बेसिकली अगर हम बात करें ना, यहाँ पे आपके उपनिषद की बात होती है, वेदांत हम उनको बोलते हैं। एंड साथ साथ सोशल रिफॉर्म आइडियल्स यहाँ पे साथ में इन्होंने लेकर आए। एंड इनकी जो टीचिंग्स थी, उन्होंने महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और बहुत सारे जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उनको यहाँ पे इंस्पायर किया। तो ये कुछ बातें थी श्री नारायण गुरु जी के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों अब आप जानते होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा हमें युद्ध देखने को मिला, तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स भारत की तरफ यहाँ पे भेजे गए। भारत ने उनको डेफिनेटली न्यूट्रलाइज कर दिया, पर तब भी हमें आने वाले समय के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि कल को इस तरह के खतरे, ड्रोन्स के खतरे हमें सामने देखने को मिलेंगे, तो हमें रेडी रहना चाहिए उन चीज़ों के लिए। तो इसीलिए भारत अपने रडार सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है, खासकर कि अगर लो हाइट के ऊपर कुछ आपके ड्रोन्स वगैरह आते हैं, उनको भी हम और अच्छे से यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएं। तो रडार क्या है? रडार इज नथिंग बट रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखो रडार का प्रिंसिपल आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जैसे ये आपका एक रडार है। अब रडार पता क्या करता है, जैसे नाम में ही है, ये इस्तेमाल करता है रेडियो वेव्स का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी रेडियो वेव्स भेजी गई, यहाँ आपका एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी आपका प्लेन हो गया, ड्रोन हो गया, जो भी है, ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स के माध्यम से क्या होगा, इस पर्टिकुलर टारगेट का, इसकी रेंज, इसका एंगल, इसकी वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की हर एक चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी जाएगी। तो एक्चुअली ना ये मैग्नेट्रॉन के माध्यम से इस तरह से आपके जो रेडियो वेव्स हैं वो गो थ्रू करती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, फिर वापस रिसीव भी इसी के ऊपर आके होंगी, ठीक है, इस तरह से। एंड अकॉर्डिंगली एक स्क्रीन के ऊपर हमें चीजें सारी की सारी यहाँ पे पता लग जाएंगी। फिर उसके माध्यम से हम इस पर्टिकुलर टारगेट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, जो भी ये सामने हमारा ये टारगेट होगा। इस तरह से आपका ये जो रडार है वो यहाँ पे काम करता है। तो भारत अब क्या कर रहा है, भारत और भी एडवांस इस तरह से रडार जो है वो प्रोक्योर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल
एक है आपका लो लेवल लाइट वेट रडार। देखो वर्ड समझो, ये लो लेवल की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हम ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि अगर हवा में बहुत ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं, पर ये जो आपके बहुत लो लेवल के ऊपर आपके ड्रोन्स फ्लाई करते हैं, उनको डिटेक्ट करने में कई बार परेशानी आती है। सो दैट इज वाई वी आर प्रोक्योरिंग दिस। तो इसमें आपका 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे कि आपके मतलब, और साथ में ये क्या है, दिस इज ऑल्सो लाइट वेट रेडार है। तो कल को आपको माउंटेन्स में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज, डेजर्ट्स वगैरह, कोस्ट वगैरह के अंदर ऑपरेट करना हो तो बड़े आराम से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 50 किलोमीटर रेंज के टारगेट को डिटेक्ट कर पाएगा एंड 100 प्लस टारगेट को एक ही समय के ऊपर उनको ट्रैक कर पाता है। तो बहुत सारे अगर मल्टीपल भी आ जाएंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा ये तो चलो था इम्प्रूव्ड LLR-1, इसके साथ ही साथ LLRE यानी कि एनहांस्ड, वो भी हम यहाँ पे प्रोक्योर करेंगे। एंड उसमें कोशिश ये होगी कि जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स आपको हाइट के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे मदद करेगा। ठीक है, तो दिन के समय भी, रात के समय भी काम कर पाएगा। देखो एक स्टूडेंट्स का कई बार डाउट आता है कि सर मान लीजिए अगर मौसम खराब है, अगर वेदर खराब है, तो क्या तब भी रडार डिटेक्ट कर लेता है? ऐसे समय में ऐसा तो नहीं कि सामने वाला दुश्मन कोई एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा? आंसर इज नो। रडार आराम से, इवन बारिश का समय हो या जैसा भी मौसम खराब हो, रडार डिटेक्ट कर लेता है। तो आज के समय बहुत एडवांस रडार है, तो वो वाली चिंता वाली बात नहीं है। तो दिन के समय, रात के समय, कुछ भी टाइम हो तो डिटेक्ट कर लेगा। और ये 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर यहाँ पे टारगेट डेटा ट्रांसमिट करता है ताकि चीज़ें यहाँ पे पता लगाई जा पाएं। इसके अलावा एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार ड्रोन डिटेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक सिंगल व्हीकल के ऊपर आप इसको माउंट कर पाएंगे, तो बड़े आराम से इसको कहीं भी लेके जाना बहुत आराम से हो जाएगा। एंड खासकर ना ये जो डेटा देगा ना, ये देगा वी शॉट्स को, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को, वो अकॉर्डिंगली फटाफट जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है ना, तो अपने आप में एक सिंगल सिस्टम ही है जिसमें सर्च रडार, ट्रैक रडार, फायर कंट्रोल, अपना जो सामने वाले से टारगेट आ रहा है वो अपना दोस्त है या दुश्मन है, वो हर एक चीज को यहाँ पे डिटेक्ट करने की इसकी यहाँ पे क्षमता होगी। एंड अकॉर्डिंगली ये सारा का सारा जो चीजें हैं, इसको आकाश तीर एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। सिर्फ डिटेक्ट करना ही हमारा पर्पस नहीं है, उनको न्यूट्रलाइज करना भी यहाँ पे पर्पस है। एंड अकॉर्डिंगली हम डेटा फीड करेंगे आकाश तीर के अंदर, एंड अकॉर्डिंगली हमारे जो सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे सारे का सारा काम यहाँ पे परफॉर्म कर देंगे। तो ये कुछ बातें थी भारत की एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की रिगार्डिंग, जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने जैसा बताया था कि हमें एक टेनिस के रिगार्डिंग भी एक टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज योर यूएस ओपन। मैं थोड़ा सा आपको पहले दो तीन चीजें समझा देता हूं। दोस्तों अगर हम बात करें ना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की, तो साल के अंदर टोटल 4 मेजर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपका जनवरी के राउंड होता है और ये हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन, ये आपका, इसको रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, ये मई जून के महीने में होता है। और ये क्ले, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्ले कोर्ट के ऊपर आपको खेलता हुआ देखने को मिलेगा। विंबलडन जून जुलाई में होता है, ये नेचुरल ग्रास के ऊपर खेला जाता है। एंड यूएस ओपन आपका अगस्त सितंबर में होता है, ये हार्ड कोर्ट के ऊपर यहाँ पे खेला जाता है। ठीक है, अब एक तो ना दो वर्ड मुझे आपको बताने हैं, एक वर्ड होता है ग्रैंड स्लैम टाइटल और एक वर्ड है ग्रैंड स्लैम। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, प्लीज ध्यान से समझना। ग्रैंड स्लैम टाइटल, मान लो आपने इन चारों में से कोई भी जीत लिया, मान लो आपने एक जीत लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने एक ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। पर अगर मान लो आपने एक ही साल के अंदर चारों के चारों, मतलब जनवरी में आपने ये जीता, मई जून में ये जीत लिया, फिर अगले अगले महीने ये, फिर उसके महीने ये, अगर एक ही साल के अंदर चारों टूर्नामेंट्स आप ही जीतते हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ऑल द फोर, विनिंग ऑल फोर इन अ सिंगल सीजन, एक सिंगल सीजन के अंदर आप जीत को तब बोलेंगे ग्रैंड स्लैम। ऐसा नहीं कि पिछले साल ये जीता था, इस साल ये जीत लिया, अगले साल वो जीत लिया, नो, एक ही साल में अगर आप चारों जीत लेते हो उसको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। और ऐसा करने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, जैसे आपका यूएस के डॉन बज थे पहली बार, उसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे स्टेफी ग्राफ बहुत पॉपुलर है, ठीक है, 1988 के अंदर इन्होंने जीता था। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने एक ही साल के अंदर चार चार, मतलब चारों ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते थे, इसलिए उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। बट एनीवेज, अब हम बात कर लेते हैं यूएस ओपन की, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगस्त सितंबर के अंदर ये होता है। तो इस बार जो आपके कार्लोस एल्कराज हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको जीता है। एक्चुअली ना एक टाइम हुआ करता था टेनिस के अंदर, जब आपका, ठीक है, जब आपका रॉजर फेडरर हो गया, राफेल नडाल हो गया, नोवाक जोकोविच हो गया, इन्होंने काफी लंबे टाइम तक टेनिस को रूल किया।
पर आज के समय जो रूल चल रहा है वो अल्कराज और सिनर का चल रहा है, यानी कि जो दो लोग हैं, एक तो हैं कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना, एंड दूसरे हैं जेनिक सिनर। अब पिछले कई टाइम से यही आपके दोनों टॉप मोस्ट प्लेयर बने हुए हैं। कार्लोस अल्कराज जो है वो स्पेन को बिलोंग करते हैं और जेनिक सिनर जो है वो इटली को बिलोंग करते हैं। तो इसको हम लोग सिनकराज एरा के नाम से भी हम यहाँ पे जान रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सीजन के अंदर यहाँ पर इन्हों के द्वारा ही यहाँ पे टाइटल्स यहाँ पे जीते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं 2025 की बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता, फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीता था, पर जबकि विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो थे वो जेनिक सिनर के द्वारा यहाँ पे जीते गए। बाकी वुमेन्स के अंदर आप देख पाओगे कि इस बार जो यूएस ओपन था वो अरियाना सबलेंका इन्होंने यहाँ पे जीता था, एंड बाकी भी चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। इसके साथ ही साथ ठीक है, बाकी और चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है। अरियाना सबलेंका ये हैं, ये वुमेन्स के अंदर ये बेलारूस की हैं। देखो बाकी सब चीज़ें तो आप याद नहीं रख पाओगे, पर जो मैंने बाकी चीज़ें बताई वो तो आप एक बार नोटिस कर ही सकते हो। तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग यूएस ओपन जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। अब दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एक बार आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो कल मैंने होमवर्क दिया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ही ये काम करता है, दैट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की डिमांड कब करी थी या डिक्लेयर करी थी, वो 1893 में नहीं थी, बल्कि आपका जो 1906 में कैलकाटा का सेशन था ना, उसके अंदर यहाँ पे किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सावित्रीबाई फूले जी ने जो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह एस्टेब्लिश किया था 1853 में, यहाँ पर डॉरी सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि आपका जो रेप विक्टिम्स के बच्चे हैं या फिर इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए यहाँ पे इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये थी दोस्तों आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।